आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 2, जिसमें हम कवर करेंगे कूलम्ब्स लॉ, उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स। कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कुछ वेक्टर फॉर्म भी होगी। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी फॉलो करेगी, और इसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये कैसे सिमिलर है और कैसे उसके साथ डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स जो आपने पिछले क्लास में चैप्टर 8 में पढ़ा था, F इक्वल्स टू G/m/r²। सो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ 12th फिजिक्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ 12th फिजिक्स का। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, चलो हम इसका फील लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ, लेट सपोज एक m मास की बॉडी है जिसका चार्ज है q, इसका चार्ज है बड़ा Q। तो अब इनके बीच में अलोंग द जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इनके बीच में एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, r। कूलम्ब्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ 12th फिजिक्स का। तो आज चलो हम इसका फील लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ है क्या, एक सपोज करो कि क्यू चार्ज की बॉडी यहाँ रखी है, दूसरी क्यू चार्ज की बॉडी इसके आसपास कोई r डिस्टेंस पे रखी है। r डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, r डिस्टेंस पे रखी है। तो जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी इनको दोनों चार्जेस के बीच में, एक ऐसी लाइन होगी जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही होगी। ये दोनों चार्ज किस पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे, दोनों चार्जेस रेस्ट पे है, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही होगी। उस लाइन के अलोंग एक फोर्स लगता है इन दोनों चार्जेस के बीच में, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स। तो ये लॉ स्टेट क्या करता है, ये लॉ स्टेट क्या करता है, ये लॉ स्टेट करता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion between, अब चार्ज है तो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, बिटवीन टू चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बॉडी इज directly proportional to the product of magnitude of charge, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दो चार्ज बॉडी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने देखा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के इक्वल, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। इसको फर्स्ट इक्वेशन दी, इसको सेकंड इक्वेशन दी, हमने दोनों को कंबाइन करा तो फोर्स का क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r² के। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, तो जो फोर्स आएगा एक k कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, जो कि Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है कूलम्ब्स फोर्स। यहाँ पे k क्या है, k क्या है, k इज इक्वल्स टू 1/4πε0। k क्या है, 1/4πε0। अब ये एक ऐसा फोर्स है जो कि मीडियम डिपेंडेंट है, क्या है, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट। फोर्स हमने पढ़ा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन फर्स्ट दी, इसको इक्वेशन सेकंड दी, तो जो फोर्स आ जाएगा ऑन कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम, तो Q1 Q2 अपॉन r²। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया और हमने उसकी जगह लिखा k। k किसके इक्वल है,
1/4πε0। इसके अलावा आप याद कर लो 1/4πε0 आप मेरे अकॉर्डिंग इसको ज्यादा मानो कि मैं ये सजेस्ट करता हूं कि इसको याद करो। अब यहां पे एयर के लिए जो एयर और वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम, उसके लिए जो ER की वैल्यू होती है 1 होती है। सारे बच्चे K की वैल्यू 1/4πε0। अब वो ये नहीं बताते 1/4πε0। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, पानी में फोर्स, पानी में दो चार्ज रख दिए तो उनके बीच में फोर्स कुछ और होगा। तो ये एकमात्र फोर्स है जो किस पे डिपेंड है, मीडियम पे। किसके बीच में, मतलब कैसे मीडियम में रखा है, वो एयर में रखा है, वो वाटर में रखा है, मे बी इट इज पुट इन ऑयल, मे बी इन समथिंग एटसेट्रा। अब जो ये एप्सिलॉन नॉट है, अब दिमाग में ये ख्याल होगा कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यार ये तो कभी पढ़े ही नहीं, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्या है ये। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन नॉट इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स एप्सिलॉन नॉट। अब जो 1/4π एप्सिलॉन नॉट था उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 यूनिट। 1/4π एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को हम के से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम के से भी डिनोट करते हैं। के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, अब मन में तो बहुत ख्याल आ रहे होंगे कि ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अब सब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब 2-3 चीजें याद कर लो कि जो के है वो एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। के 80.6 होता है वाटर के लिए, के 6 होता है प्लास्टिक के लिए, और के इनफाइनाइट होता है मेटल के लिए। के 1 होता है एयर वैक्यूम के लिए, 80.6 वाटर के लिए, के 6 होता है प्लास्टिक के लिए, और के इनफाइनाइट होता है मेटल के लिए। एप्सिलॉन नॉट के डेफिनेशन कई बार बोर्ड में हम पूछ ली जाती है कि रिलेटिव, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डेफिनेशन बताओ। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, नाम परमिटिविटी नाम से कुछ पता चल रहा है। परमिट मतलब ये किसी भी मीडियम को परमिट करेगी, अलाउ फोर्स, अलाउ करेगी किसी भी मीडियम को, अलाउ मीडियम या अलाउ करेगी किसी भी मीडियम में कि कितना चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होगा। कोई चार्ज है, ये है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू है, इनके बीच में इंटरेक्शन कितना होगा। लेट सपोज इनके बीच में 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इनके बीच में 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इनके बीच में 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये अलाउ करेगी कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस पे डिपेंड। ये जो मीडियम है, अगर अपन मीडियम चेंज करते रहेंगे तो फोर्स बदलता जाएगा। और ये जो परमिटिविटी है ये जितना अलाउ करेगी उतना ही फोर्स लगता रहेगा, वेदर इट इज 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। तो परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है वो आइए हम जानते हैं। परमिटिविटी अलाउ इट्स ओन फील्ड, परमिटिविटी अलाउ इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द interaction
बिटवीन टू चार्जेस। परमिटिविटी क्या है? वो अलाउ करेगी अपनी खुद की फील्ड को, ताकि वो दो चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको डिक्रीज कर दे। अब ये तो होगा नहीं कि स्टैंडर्ड एयर में इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो अब ये तो होगा नहीं कि कोई ऐसा मीडियम आ जाएगा उसके अंदर इसमें 11 न्यूटन का फोर्स लगने लग जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मीडियम चेंज करने से इसका फोर्स हमेशा क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। इसको हमें एक एग्जांपल से भी समझते हैं। आइए, हमें पता है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, कि अगर एप्सिलॉन नॉट को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। एप्सिलॉन नॉट को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। हमने पढ़ा था कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर, जो एप्सिलॉन आर होता है इसको रिलेटिव परमिटिविटी ही बोलते हैं, और जो एप्सिलॉन आर जब एयर की हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या बन जाती है? एप्सिलॉन नॉट, स्टैंडर्ड या एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। एप्सिलॉन आर एयर का कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है, 1 मतलब जब ये 1 होगा तो फोर्स होगा सर्टेन कुछ होगा 10 न्यूटन। अब एप्सिलॉन आर मैंने बोला था प्लास्टिक का कितना होता है? K6 होता है, कि इसको हमने बढ़ाया तो फोर्स होगा कम। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो सबसे कम होता है एयर का, और मीडियम वाइज वो क्या रहता है? बढ़ता रहता है। लेकिन जो फोर्स होता है एफ नॉट स्टैंडर्ड जो एयर में फोर्स होगा उसको एफ नॉट से डिनोट करेंगे, और वो क्या होगा? मैक्स होगा। जो एयर में फोर्स लगेगा ना, एयर और वैक्यूम में, वो फोर्स होगा मैक्स। बाकी हम मीडियम चेंज करते रहेंगे तो वो फोर्स क्या होगा? कम होता रहेगा। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट इनिशियल जो एयर में फोर्स है, लेट इनिशियल फोर्स जो एयर में लग रहा है, at initial force in air is F naught. If an plastic की sheet is inserted, एक प्लास्टिक की शीट इंसर्टेड बिटवीन टू चार्जेस के बीच में प्लास्टिक की शीट इंसर्ट कर दी तो क्या होगा? प्लास्टिक की शीट इंसर्ट कर दी, प्लास्टिक का के एयर से ज्यादा होता है तो के बढ़ा तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। हेंस फोर्स डिक्रीज। फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कि अब यहाँ पे प्लास्टिक का एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे हम कोई भी दूसरा मीडियम डाल देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम ही होगा। फोर्स सबसे ज्यादा किसका होता है? एफ नॉट का होता है। अब आइए देखते हैं हम कि एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ लिया, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अब हम देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ epsilon m, permittivity of any medium to the ratio of epsilon m, permittivity of any medium to the permittivity of air या standard permittivity. So epsilon naught equals to epsilon m epsilon naught. हमें पता है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ नॉट बाय एफ। जो एप्सिलॉन आर है इसकी डेफिनेशन हम या तो ये लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द स्टैंडर्ड परमिटिविटी, और इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर, और जो स्टैंडर्ड फोर्स है फोर्स एयर का रेशियो किसके साथ? फोर्स कोई मीडियम में है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के और भी कुछ। तो ये है परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी अलाउ करेगी, allow its own field to decrease the interaction of charge। जो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वेदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो उसको क्या करेगी? इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, उसको क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। लेट सपोज कि एयर में फोर्स कितना है? एफ है, मीडियम में कितना हो गया? एफ बाय फोर्स। तो हमने पढ़ा था
एप्सिलॉन और हमें इसमें दोनों में एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है। दोनों में क्या निकालना है? एप्सिलॉन आर। पहले में फोर्स कितना था? एफ। दूसरे में जब मीडियम में हमने पुट करा तो एफ बाय 4 हो गया। हमें निकालनी है एप्सिलॉन आर की वैल्यू। तो एप्सिलॉन आर क्या पढ़ा था हमने? एफ नॉट बाय एफ एम। एफ नॉट कितना है? एफ। दूसरे मीडियम में कितना हो गया? एफ बाय 4। 4 से 4 गया 4। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? 4। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये क्या है? एक रेशियो है। ये क्या है? कांस्टेंट है। हर मीडियम का अलग अलग कांस्टेंट होता है। जैसे इसका आया, देखो एयर में फोर्स कितना है? एफ। डिस्टेंस कितना है? डी। मीडियम में फोर्स कितना है? एफ बाय 4। डिस्टेंस कितना है? डी बाय 4। अब हमें निकालना है ई आर, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी। जब हमने फोर्स बाय एफ नॉट जो फोर्स होता है एयर में अपॉन एफ एम कितना दे रखा है? एफ बाय 4। एफ बाय 4। अब हमने जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रिलेशन से एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट। अब जब डी की वो रखे, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं, तो स्क्वायर डिस्टेंस चेंज हुआ है, तो इसको हमने किया तो एप्सिलॉन नॉट आया 64 एप्सिलॉन नॉट। तो ई आर की वैल्यू कितनी है? 64। तो इससे मुझे आशा है कि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लेट सपोज एक बॉडी है, फर्स्ट बॉडी ये है, सेकंड बॉडी। इसका चार्ज क्यों है? इसका चार्ज क्यों है? फर्स्ट बॉडी है, सेकंड बॉडी। तो इसकी तरफ इसका इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1। अब हम ये डिस्टेंस कितनी है? ये 2 पे जा रही है तो R2 2 माइनस 1, 1 पे जा रही है तो 1 माइनस 2। अब हम इसको कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। तो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था क्या है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट? हमने यही पढ़ा था। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा फोर्स, चार्ज स्केलर है, क्यों स्केलर है, डिस्टेंस कोई स्केलर, तो ये हो जाएगा एन कैप। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एन कैप क्या है? कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अब हम पढ़ते हैं ये जो फोर्स है इसको हम जो ये ऊपर वाली कंडीशन है इसमें कैसे लिखेंगे? के Q1 Q2 अपॉन R1। अब ये लग रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एन कैप, एन कैप क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आर कैप। क्या हो जाएगा? आर कैप। अब आर कैप है R1, ये क्या है? ये R1। अब आर कैप है। अब 11th क्लास में पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है एन, तो वो होता है एन वेक्टर अपॉन उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करते हैं। आर वेक्टर है, आर वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे? आर ये वेक्टर और उसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ अब जो R1 माइनस R2 है, भले ये R1 माइनस R2 है लेकिन है तो ये R ही, मतलब इसकी जो प्रजाति है, प्रजाति तो R ही है इसकी। अब R स्क्वायर और R तो R क्यूब हो जाएगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या हम इसको जो R है इसको भी R1 माइनस R2 ही लिख सकते हैं, तो उसको कैसे भी लिख लो, कोई वो नहीं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, और ये हो जाएगा R वेक्टर। ऐसे ही हम जब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखेंगे तो यहाँ पे सिम छोटा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब और R वेक्टर। अब होता क्या है कि जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, अब R1 माइनस R2 इस डायरेक्शन में, R2 माइनस R1 इस डायरेक्शन में, दोनों क्या है? दूसरे के अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं जो R1 माइनस R2 है वो इक्वल है माइनस R2 माइनस R1 के। अब ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों दूसरे के अपोजिट है, तो फोर्स भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल है, अपोजिट। तो हम क्या कह सकते हैं? जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होगा? इक्वल, और अपोजिट के लिए हम क्या साइन लगाते हैं? माइनस। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूटन
जो कुलम्स लॉ है, कुलम्स लॉ न्यूटन के कौन से लॉ को फॉलो करता है, कौन से को करता है बताइए, थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मान लो ये फोर्स फर्स्ट पे टू ड्यू टू फर्स्ट पे सेकेंड बॉडी फोर्स लगा रही है F1 2, तो सेम इक्वल और अपोजिट दूसरा सेकेंड बॉडी पे फर्स्ट भी तो फोर्स लगा रहा है, तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, ये नोटेशंस करो, R2 माइनस R1 फोर्स इधर लग रहा है, पहला फोर्स की मतलब कूलम्स लॉ होता क्या है वो लिखो आप, पहली इक्वेशन लिखो, देन दूसरी इक्वेशन लिखो, एंड देन सिंस R1 माइनस R2 माइनस R2 माइनस R1 तो ये है, तो फोर्स भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट। अब आइए हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या है। इसमें कुछ सिमिलैरिटी भी होंगे और कुछ क्या होंगे, डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्स इसमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी मतलब इनके बीच में ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और जो मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच में डिफरेंस है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये थोड़ा शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज एट्रैक्टिव है, क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये जो कूलम्स फोर्स है ये क्या है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अगर दोनों सेम चार्ज है तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन, और दोनों अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। इसमें ये नहीं है कि मास में थोड़ी होता है कि मास पॉजिटिव है मास नेगेटिव है, तो ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव। लॉन्ग रेंज फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ के बीच में लग रहा है, कितना डिस्टेंस है। कूलम्स फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, दो पास पास जो ऑब्जेक्ट रखेगा उनके बीच में लगेगा। इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसमें जो Fg था उसमें हम पढ़ते थे Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था। सेम जो ये है Fc, ये क्या है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक सिमिलैरिटी इनके बीच में क्या है कि दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, ये दो रखे हैं, इसका मास m है, इसका मास m है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इन दोनों के बीच की जो लाइन थी उसके बीच में लगता था। सेम कूलम्स फोर्स भी ये दोनों के बीच की जो लाइन है इनके बीच में लगता है। तो ये है इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंसेस। अब हम देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि जो कूलम्स फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है और उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स जो अक्सर बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई ये बॉडी है 1 2 3 4 5, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स लग रहा होगा, तो इस जो P और P पॉइंट है इस पे जो फोर्स लगेगा पांचों के द्वारा क्या हुआ, वेक्टर सम, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन आ चार्ज। वेक्टर फोर्सेस है, सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो किसी चार्ज पे, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि ऐसे कि एक कोई इन आ सिस्टम ऑफ चार्ज, कोई चार्ज का सिस्टम है, इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज फोर्स ऑन एनी पॉइंट, कोई भी फोर्स ऑन एनी पॉइंट is the vector sum of all the forces present in the system, vector sum of all the forces put या मतलब act और act by charges,
चार्जेस के बीच में एक्ट लग रहा है, जो सम है वेक्टर कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, लेट सपोज 100 चार्जेस है, तो उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन एनी पॉइंट, कोई पी पॉइंट पे जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट बाय चार्जेस और ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इस पे बेस्ड हम 2-3 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। हमें निकालना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें फोर्स निकालना है इस चार्ज पे, जो एक क्यू चार्ज है, लेट सपोज एफ नेट एट Q1, एफ नेट एट Q1 फोर्स, जो नेट फोर्स निकालना है Q1 पे, हमें नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम फोर्स, आपने निकाल लिया होगा। अब चलो हम निकालते हैं फोर्स ऑन नेट Q1। चलो इसको हम लिख लेते हैं इधर, ये फर्स्ट चार्ज है। अब दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ इस तरफ फोर्स लगेगा कुछ, इसका इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा। अब ये 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना, कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये भी 60 डिग्री होगा, पता चल गया। अब जो क्यू 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 चार्ज जो फोर्स होगा वो सेम होगा दोनों का, तो इधर जो फोर्स लग रखा होगा 1 का, इधर जो फोर्स लग रखा होगा 2 का, दोनों का 60 डिग्री। अब 11th क्लास में पढ़ा था कि दो चीज़ें हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, सर्टेन थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो फॉर्मूला क्या हुआ करता था, √a² + b² + 2ab cos थीटा, फॉर्मूला हुआ करता था। अब यहाँ पे a क्या है f1 और b क्या है f2, तो हम इसका जो वेक्टर सम निकालेंगे f1² + f2² + 2f1 f2 और cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है हाफ, तो यहाँ पे सिंस जो f1 f2 भी है वो सेम होंगे, f1 = f2, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस दोनों का a डिस्टेंस है, तो चार्ज और दोनों सेम होंगे, तो ये जो कितना हो जाएगा ऑन कैलकुलेशन इट इज √3f1, √3f1 क्या हो जाएगा, इनके बीच में फोर्स हो जाएगा अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब एक केस यहाँ ये बन सकता था कि अगर केस क्या बन सकता था कि ये चार्ज क्यों है, ये क्यों है और ये माइनस क्यों होता है, तो इसकी वजह से फोर्स लगता है इस तरफ, इसकी वजह से फोर्स लगता है इस तरफ, दोनों सेम 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होते हैं, सेम 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन होते हैं, तो फोर्स कितना आ जाता, √3f। अब आइए हम देखते हैं, ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम देखेंगे स्क्वायर पे कैसे लगता है। ये एक स्क्वायर है, साइड ए है, इस पे चार्ज रखा है Q - Q Q - Q Q। अब हमें निकालना है कि F नेट एट बड़ा Q, तो बड़ा Q है, इस पे F नेट निकालना है, तो हम इसका लगाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। जो Q है इसको यहाँ पे ले लो, Q का जो ये Q1 है, ये Q2, Q1 का इस Q पे इस तरह फोर्स लग रखा होगा, तो ये क्या हो जाएगा F on Q ड्यू टू Q1, इसका इधर फोर्स लग रखा होगा, तो F on Q ड्यू टू Q2, Q और Q1 Q2 सेम है, तो ये दोनों फोर्स कट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, सेम होगा इनके बीच में। इसका जो फोर्स लग रखा होगा इधर अट्रैक्शन अपोजिट चार्जेस है सेम इस तरफ, तो इन दोनों का भी ये हो जाएगा इस तरफ, तो ये कट हो जाएगा, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, जो एफ नेट आ जाएगा वो हो जाएगा 0। अब एक केस क्या बनता, केस ये बन जाता कि जब हम इस -q को यहाँ से हटाते और यहाँ ले ले प्लस q ले ले, तो होगा क्या, ये दोनों जो इन दोनों के चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के कारण इस पर फोर्स क्या रहेगा, वही सेम रहेगा और कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन जो इसका चार्ज है वो इस तरफ, देखो ये -q है, -q अट्रैक्शन, तो इसका चार्ज इस तरफ ही आएगा और +q का भी चार्ज इसी तरफ आएगा, तो ये नेट चार्ज इनका तो एक चार्ज और दो चार्ज, तो ये क्या हो जाएंगे ऐड। अगर थीटा कॉस थीटा इनके बीच में कितना हो रहा है, थीटा इनके बीच में 0 डिग्री हो रहा है, तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, अब जब cos थीटा
थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो ये F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, F1 प्लस F2 के होल स्क्वायर की, जिसके अंदर रूट है। अब स्क्वायर से रूट गया तो जो एफ नेट आ जाएगा दोनों का क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2। अब दोनों का जो फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, F1 F कितना हो जाएगा, दोनों सेम है तो K Q अपॉन जो इनके बीच का डिस्टेंस है, लेट सपोज A ले लिया, ए नहीं, ए तो इनके बीच का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस निकालने को भी आ सकता है, ये स्क्वायर है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। सो r कितना हो जाएगा a√2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a√2। सो a√2 और ये 2 टाइम्स, तो फोर्स कितना आ जाएगा 2√2 K Q A। तो इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन फंडा क्या है, मेन फंडा ये है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे ये Q है और ये Q है तो इस पे इसका फोर्स इस तरफ लगेगा, और ये अगर माइनस Q है तो इसका फोर्स इस तरफ लगेगा। तो मेन फंडा है ये है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उससे जुड़े कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स में इतना ही था, जो कूलम्ब्स लॉ है उसमें इतना ही था, यहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इसमें कुछ बच जाएगा तो मैं उसको अगली वीडियो में कवर